पहला वाक्य है, अपना 3 रंग के समूह वाला झंडा हमें प्राणों के समान प्यारा है। दूसरा वाक्य है, घोड़े पर सवार सेना के जवान लाल है जो किला उसकी रक्षा करते हैं। मोटे लिखित शब्दों के स्थान पर क्रमशः तिरंगा, प्राणप्रिय, घुड़सवार और लाल किला शब्दों का प्रयोग भाषा को संक्षिप्तता का गुण प्रदान करता है। शब्दों को संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। तो आइए आज हम समास के बारे में समझते हैं। समास, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, 2 अथवा 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं और समास के विभिन्न पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास तथा छठा है बहुव्रीहि समास। आइए अब हम समझते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। इससे पहले हम यह देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिस शब्द का कुछ भी व्यय न हो। दूसरे रूप में अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए पर, लेकिन, ताकि, आज, कल, तेज, धीरे, अरे इत्यादि शब्द अव्यय के रूप में हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पहला पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, इस शब्द को अलग करने पर, विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार उदाहरण दिखाई देता है। अगला शब्द है बाकायदा, इसे विग्रह करने पर कायदे के अनुसार। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों को अगर हम देखेंगे तो यथाशक्ति के अंतर्गत यथा अव्यय शब्द है और बा भी अव्यय शब्द है। यथा के जुड़ने से यथाशक्ति अव्यय बन जाता है और बा के जुड़ने से बाकायदा अव्यय बन जाता है। इस प्रकार अव्यय शब्द आ जाने से वह पूरा शब्द अव्यय बन जाता है और ऐसे अव्यय शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा समास है कर्मधारय समास। इस समास के दोनों शब्दों में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में के समान है जो अथवा रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, भव सागर, भव रूपी सागर। इन तीनों उदाहरणों में हम यह देख रहे हैं कि एक से दूसरे के साथ तुलना की जा रही है और ऐसे भाव हमें कर्मधारय समास के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तीसरा समास है तत्पुरुष समास। इस समास में बाद का पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, मन माना, मन से माना हुआ, रसोई घर, रसोई के लिए घर। इन उदाहरणों के तहत हम यह देख सकते हैं कारक से संबंधित चिन्ह
हमारे सम्मुख दिखाई पड़ते हैं। चौथा समास है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। चारपाई, चार पायों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। इन उदाहरणों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पहला पद संख्यावाचक है और वह विशेषण है, दूसरा पद वह समूहवाचक है। पांचवा समास हम देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और, तथा, या, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे भाई बहन, विग्रह करने पर भाई और बहन। यश अपयश, विग्रह करने पर यश या अपयश। देश विदेश, विग्रह करने पर देश अथवा विदेश। छठा समास है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं तथा कोई तीसरा पद विशेष होता है। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। अगला शब्द है नीलकंठ, विग्रह करने पर नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण।